Hello students, my name is Harish Gaur and we are going to discuss another topic of mental ability, that is DICE test. DICE test में हम DICE से related कुछ problems को discuss करेंगे जो भी DICE में problems होती हैं। और basically DICE जो होता है वो दो तरह का होता है। सबसे पहले तो हम DICE की बात करें तो कि DICE हमारा कहाँ पर, अगर जनरल वे में जनरल लाइफ में हम यूज़ देखें तो DICE हमारा बहुत यूज़ में आता है। अगर आपने कभी लूडो खेला हो या लैडर एंड स्नैक जिसे हम सांप सीढ़ी कहते हैं हिंदी में, वो खेला हो तो उसमें हम डाइस का ही यूज़ करते हैं। एक 3D ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक पर डॉट्स बने होते हैं या नंबर्स लिखे होते हैं, या तो डॉट बने होते हैं या नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से, या फिर डॉट्स बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट्स बने होते हैं, उसे हम कहते हैं डाइस। ओके, अब डाइस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाइस कितने तरह का होता है? दो तरह का डाइस होता है। वन इज कॉल्ड जनरल डाइस, वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। हम जो हमारे गेम्स के लिए यूज़ करते हैं, लूडो के लिए, लैडर एंड स्नैक के लिए, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस ये होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में जो नंबर्स लिखे होते हैं, भाई डाइस जो होता है एक क्यूबिकल शेप होता है। अब क्यूब में 6 फेस होते हैं तो 6 ही नंबर्स होंगे। तो जो नंबर्स लिखे होते हैं वहाँ उन नंबर्स में ऑपोजिट नंबर्स का सम 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑपोजिट सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑपोजिट सरफेसेस इज 7। ये स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन होती है कि भाई अगर आगे 1 लिखा है तो फिक्स है कि पीछे 6 ही लिखा होगा, इसका जो ऑपोजिट सरफेस है पीछे की तरफ। अगर टॉप पे 5 लिखा है तो बॉटम पे 2 ही लिखा होगा। अगर राइट साइड में 3 लिखा है तो लेफ्ट साइड में 4 ही लिखा होगा। ये फिक्स्ड है। स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। अब जनरल डाइस की हम बात करें तो देखो, जनरल डाइस में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऑपोजिट का सम 7 हो या ना हो, ऑपोजिट का सम 7 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ वन एडजेसेंट पेयर, सम ऑफ एट लीस्ट वन adjacent pair is 7। कम से कम एक एडजेसेंट पेयर का सम 7 होना चाहिए। अब एडजेसेंट का मीनिंग क्या हुआ? एडजेसेंट का मतलब ऐसे दो फेसेस जिनका कॉमन एज हो, ऐसे दो फेसेस जिनका एक एज कॉमन हो, उन दोनों फेसेस को हम एडजेसेंट पेयर कहते हैं। ये फ्रंट फेस और ये राइट फेस, इन दोनों का एज कॉमन है, तो इन दोनों एडजेसेंट पेयर का सम 7 होना चाहिए। सम ऑफ नंबर्स, जैसे कि यहाँ 1 है तो इधर 6 होना चाहिए। बाकी चाहे भले 5 के अपोजिट में 2 हो, 4 के साइड में 3 हो, बट एक कम से कम एक एडजेसेंट पेयर का सम 7 होना चाहिए, तो वो जनरल डाइस बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं है, हो सकता है इधर 3 हो और इधर 2 हो, तो सारे एडजेसेंट पेयर का सम 7 हो गया।
5 और 2 एडजेसेंट है क्योंकि दोनों के बीच में एक ही कॉमन एज है। 4 और 3 एडजेसेंट है क्योंकि दोनों के बीच में एक ही कॉमन एज रहेगा। भाई अगर मैं इसको 3D डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरह से, तो ये बॉटम सरफेस है, ये 3 है, ये फ्रंट है जिस पे 1 लिखा हुआ है और ये 4 वाला है लेफ्ट साइड वाला। तो 4 और 3 के बीच में एक ही कॉमन एज है, तो 4 और 3 का भी सम 7 हो रहा है, 5 और 2 का सम भी 7 हो रहा है। तो तीनों पेयर एडजेसेंट पेयर का सम भी 7 हो सकता है, ठीक है। और कम से कम एक एडजेसेंट पेयर का तो सम 7 होना ही चाहिए, वो होता है जनरल डाइस। और अगर किसी भी एडजेसेंट पेयर का सम 7 नहीं है, नो एडजेसेंट पेयर हैव सम 7, अगर किसी भी एडजेसेंट पेयर का सम 7 नहीं है, देन दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। यहां आप देख सकते हो कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिसका सम 7 हो एडजेसेंट, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का, कि भाई स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑपोजिट फेसेस इज 7, जनरल डाइस में सम ऑफ एटलीस्ट 1 एडजेसेंट पेयर इज 7, कम से कम एक एडजेसेंट पेयर का सम तो 7 होगा ही। नाउ वी शुड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस को हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस पर बेस्ड होते हैं। स्टैंडर्ड डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होते ज़्यादा, दोज आर वेरी इजी, क्योंकि हमें पता होता है डाइस टेस्ट में हमें बेसिकली फाइंड क्या करना होता है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑपोजिट टू द अनदर नंबर। हमें किसी दूसरे नंबर का ऑपोजिट नंबर फाइंड करना है। अब अगर आपको पता हो कि ऑपोजिट नंबर्स का सम 7 है और एक नंबर आपको गिवन है, देन यू कैन फाइंड द अनदर नंबर, इट्स वेरी इजी। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चंस इजी होते हैं। भाई हमें पता है कि ऑपोजिट फेसेस का सम 7 है। अब अगर ऑपोजिट फेसेस का सम 7 है, फॉर एग्जाम्पल हमसे क्वेश्चन पूछा गया विच नंबर इज ऑपोजिट टू 5 इन स्टैंडर्ड डाइस। तो हमें डायग्राम बनाने की या कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑपोजिट का 7 होता है, तो 5 का ऑपोजिट नंबर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है, आंसर इज 2। इन द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डाइस विच नंबर इज ऑपोजिट to 2? If the situation is of standard dice, गिवन सिचुएशन में 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा अगर सिचुएशन स्टैंडर्ड डाइस की है। तो ऑब्वियसली अगर सिचुएशन स्टैंडर्ड डाइस की है तो 2 का अपोजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ऑपोजिट का सम 7 होता है। तो यहाँ तो हमें ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ये मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड डाइस से बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct representation of standard dice situation? गिवन ऑप्शंस में से या गिवन जो डायग्राम्स हैं उनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड डाइस सिचुएशन का।
4 ऑप्शन है हमारे पास। These 4 options. इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो स्टैंडर्डाइज सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, करेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब देखिए स्टैंडर्डाइज सिचुएशन का रूल क्या था, ऑपोजिट का सम 7 होता है, किसी भी एडजेसेंट पेयर का सम 7 नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ वही चेक करना है, क्या किसी एडजेसेंट पेयर का सम 7 हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो जनरल होगा, नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्डाइज होगा। 6 + 1 7, it's a general dice. 4 + 3 7, it's a general dice. 1 2 and 4, यहाँ किसी का भी सम 7 नहीं हो रहा एडजेसेंट का, ये स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ 4 और 3 का सम 7 हो रहा है तो ये जनरल डाइस है। तो हमें तो केवल ये चेक करना है क्या किसी एडजेसेंट पेयर का सम 7 है, अगर है तो वो जनरल डाइस है, इफ नॉट देन दैट इज स्टैंडर्ड डाइस। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे कोई नंबर पूछा जाएगा ऑपोजिट 4 का अपोजिट 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा। अगर नंबर पूछा जाता है तो हमें पता है ऑपोजिट का सम 7 होता है, भाई 1 to 6 ही नंबर पूछे जाते हैं। अगर नंबर्स की बात होगी तो वो 1 to 6 होंगे, अगर लेटर्स की बात होगी तो वो A to F होंगे। और अगर कुछ दिया जाता है तो फिर क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, भाई अगर सिंबल या डायग्राम कुछ कहा जाता है तो। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड डाइस का जब भी क्वेश्चन आता है ओनली नंबर्स में ही डील किया जाता है, नंबर से ही रिलेटेड होता है। तो 1 to 6 तभी तो हम सम 7 का पता कर पाएंगे। और अगर नंबर्स नहीं गिवन है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड डाइस का नहीं है, फिर वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जनरल डाइस में चला जाएगा। फिर वहाँ पर एक सिचुएशन नहीं गिवन होगी हमें, क्योंकि अगला टाइप आता है टाइप 2। टाइप 2 से सारे क्वेश्चन जनरल डाइस पर बेस्ड होते हैं। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सभी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो जनरल डाइस के क्वेश्चन हैं। ओनली टाइप 1 वाले क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड डाइस के थे। तो देखो जनरल डाइस की प्रॉब्लम है। अब जनरल डाइस में किसी भी नंबर का ऑपोजिट नंबर फाइंड करने के लिए वी नीड एट लीस्ट 2 सिचुएशंस ऑफ अ डाइस। एक ही डाइस की 2 सिचुएशन हमें कम से कम पता होनी चाहिए। 2 सिचुएशन का मतलब ये है कि एक ही डाइस को हम 2 तरह से देख सके। दो पहलू, भाई एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यहाँ तो 6 पहलू हैं, 6 फेसेस है, तो हमें 6 में से कम 2 फेसेस का तो पता होना चाहिए। तो जनरल डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 सिचुएशंस हमारी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। विच नंबर इज opposite to 3 in following situations of a dice. अब ये 2 सिचुएशन आ गई हमारे पास। हमें 3 का अपोजिट नंबर बताना है, बट 3 तो दोनों सिचुएशन में ही नहीं है। अब यहाँ इसे सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं हमारे पास, 2 और 3 वेज, 2 या 3 तरीकों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड है लॉन्ग, थोड़ा सा लंबा मेथड है,
जिसमें हम क्या करेंगे, डाइस का ओपन डायग्राम बनाएंगे, ओपन सिचुएशन, कि भाई अगर डाइस के सारे फेसेस को खोल के रख दिया जाए तो वो किस तरह का दिखेगा। तो जब भी ओपन सिचुएशन बनाई जाती है, जब कभी भी ओपन सिचुएशन बनाई जाती है तो हम उसको इस क्रॉस के साइन की तरह बनाते हैं, कुछ इस तरह से। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल में 3 ब्लॉक्स होते हैं, दोनों का एक कॉमन ब्लॉक होता है। अब इस ओपन सिचुएशन में हमें क्या करना है, इन्हीं नंबर्स को फिल करना है, क्योंकि ये जो ओपन सिचुएशन है इसमें ऑल्टरनेट फेसेस जो होते हैं, ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक, वो फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप यहाँ से इसको फोल्ड करोगे तो इस फेस का अपोजिट, इस फेस का अपोजिट ये फेस आएगा अगर हम फोल्ड करेंगे तो। जब हम इन दोनों को फोल्ड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, और जब हम इसे कंप्लीट फोल्ड करेंगे तो ये वाला फेस जो है इस वाले फेस के अपोजिट आएगा। 1 इज अपोजिट टू 1, 2 इज अपोजिट टू 2, 3 इज अपोजिट टू 3। तो ऑल्टरनेट फेस एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमें यहाँ पर इन नंबर्स को फिल करना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स में एक ब्लॉक कॉमन है। अब ब्लॉक ही अगर कॉमन है तो नंबर्स भी नंबर जो आएगा इसमें वो भी कॉमन होना चाहिए। तो हम देखते हैं इन दोनों सिचुएशन में कोई नंबर कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली दैट इज 4। तो उस 4 को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। 4 को हमने फिल कर दिया। अब 4 से आपको रोटेशन चेक करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 4 से आप या तो क्लॉकवाइज फिल करो या एंटी क्लॉकवाइज फिल करो। क्या फिल करना है, 4 के अराउंड 4 ब्लॉक्स हैं, इन चारों ब्लॉक्स में आपको ये चारों नंबर फिल करने हैं। आप देखिए 5, 2, 1, 6 4 नंबर है, ये चारों नंबर 4 के अराउंड फिल करने हैं। अब फिल कैसे करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये इट्स अप टू यू, आप कौन सा रोटेशन लेते हो, बट दोनों जगह सेम रोटेशन फॉलो करना है। दोनों जगह का मतलब पूरे क्वेश्चन में सेम रोटेशन फॉलो करना है। फिर आपको अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हो तो आगे भी हमें क्लॉकवाइज ही फॉलो करना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही फॉलो करना है। फिर जैसे कि 4 से मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 2, 4 के बाद क्लॉकवाइजली 5 आया, 5 के बाद 2 आया। तो अब आप 4 में कहीं से भी स्टार्ट कर दो। आप जैसे मैंने 5 यहाँ फिल किया तो 5 से क्लॉकवाइजली 2 फिल होगा क्लॉकवाइज रोटेशन में। उसके बाद यहाँ जब मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन यूज़ किया तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1। तो अब 6 के बाद क्लॉकवाइजली 1 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली 6 यहाँ होगा, तभी तो क्लॉकवाइज रोटेशन आगे बढ़ते हुए 1 को यहाँ लाएगा। भाई पहले हमने कॉमन नंबर फाइंड किया 4, उस कॉमन नंबर को कॉमन ब्लॉक में रख दिया। फिर 4 के अराउंड जो नंबर्स थे उन नंबर्स को हमने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेशन में फिल किया। तो क्लॉकवाइजली 5, 5 के बाद 2 आ रहा है, तो 5 को आप कहीं भी अरेंज कर सकते हो, नॉट कंपलसरी कि मैंने जहाँ अरेंज किया वहीं करना है। मैं इस 5 को इस जगह से हटाकर 2 की जगह भी अरेंज कर सकता हूँ। ये 5 यहाँ भी अरेंज हो सकता है। फिर 5 से क्लॉकवाइजली 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से फिर आगे 6 और 1 को, तो 6 और 1, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पिछले डायग्राम में जब मैंने 5 को यहाँ अरेंज कर रखा था तो उसके अपोजिट में 6 आ रहा था, जब मैंने 5 को यहाँ अरेंज किया तो भी उसके अपोजिट में 6 आ गया। पहले 2 के अपोजिट में 1 आ रहा था, अभी भी 2 के अपोजिट में 1 है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक नंबर रिमेनिंग है, द रिमेनिंग नंबर इज 3, जो इस एम्प्टी ब्लॉक में आ जाएगा। अब ऑल्टरनेट फेज जो है, जब आपका कंप्लीट हो गया ओपन डायग्राम, जो ऑल्टरनेट फेज मैंने बताए थे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे।
1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 5। तो आप देख सकते हो हमसे पूछा गया 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। सो 4 इज द आंसर। तो देखो ये तो था लॉन्ग मेथड कि भाई लॉन्ग मेथड से इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। एक शॉर्ट मेथड होता है शॉर्टली सॉल्व करने के लिए। शॉर्टली सॉल्व करने के लिए क्या है, हमें ये पता है दो तरीके से शॉर्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट वी हैव 6 नंबर्स। हमें ये पता है कि भाई 1 से लेकर 6 तक हमारे पास 6 नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन 6 नंबर्स में से 4 के एडजेसेंट नंबर, एडजेसेंट टू 4 के एडजेसेंट नंबर कौन कौन से हैं? 5, 2, 1 और 6। 4 नंबर 4 के एडजेसेंट है, 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 6 भी है। एक नंबर 4 खुद हुआ, तो बाकी जो रिमेनिंग नंबर है लास्ट वो 4 का ऑपोजिट होगा। क्लियर? भाई एक ही तो नंबर बचा जो 4 का ऑपोजिट होगा, दैट इज 3, है ना। ये लॉन्ग मेथड पढ़ना जरूरी है क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, अदरवाइज हम आंसर नहीं निकाल पाते। तो इसका सीखना भी ज़रूरी होता है, वरना तो शॉर्ट ट्रिक है निकालने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, आप देखिए 4 से मैंने क्लॉकवाइजली इनको नोट किया, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 2। यहाँ भी मैंने 4 से क्लॉकवाइजली नोट किया, 4 के नीचे 4 को नोट करके, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1। ये जो नंबर एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं ना, these numbers are opposite to each other. These numbers are opposite to each other. 5 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 1 है। अब 4 का अपोजिट तो 4 हो नहीं सकता क्योंकि एक ही डाइस में एक नंबर 2 बार तो आ नहीं सकता। तो जो मिसिंग नंबर है उसको आप रिप्लेस कर दो, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, 3 तरीके हैं जिससे हम अपोजिट नंबर फाइंड कर सकते हैं जनरल डाइस में, ओपन सिचुएशन या शॉर्ट मेथड। एक अगला टाइप का क्वेश्चन हो रहा था, जैसे कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 5 इन द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डाइस। गिवन सिचुएशन में तो हमें 5 का अपोजिट निकालना था। नंबर्स आर 1, 5, 4, 1, 3, 2 ये नंबर्स थे। तो 1, 5, 4 और 1, 3, 2। तो 5 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 2। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का जो मैं डिफरेंस बता रहा था कि एक जनरल डाइस में क्या होता है, हमें एडजेसेंट का सम 7 होता है, एटलीस्ट कम से कम एक पेयर का सम 7 होना चाहिए, तो वो जनरल डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस में सभी ऑपोजिट पेयर्स का सम 7 होता है। वो सिचुएशन गलत थी, शायद मैंने गलत बोल दिया। तो यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। अच्छा, अब अगर हम पूछें विच नंबर इज ऑपोजिट टू 1 और हमें सिचुएशन दिए जाए हमें सिचुएशन दे दी जाती है 1, 2, 4, 6, 4, 4, 6, 2। अब हमें यहाँ पर 1 का अपोजिट नंबर बताना है, बट वी हैव अ सिली प्रॉब्लम। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने। हम अभी तक जो
जनरल डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे उनमें क्या था, एक ही नंबर कॉमन आ रहा था, बट अब हमारे सामने क्या है, 2 नंबर कॉमन आ गए। आप देख सकते हो 2 4, 2 नंबर कॉमन आ गए। अब 2 नंबर कॉमन आ गए तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? When 2 numbers are common, when 2 numbers are common in the given situations, of a dice, then uncommon numbers are opposite to each other. When 2 numbers are common in given situations of a dice, then uncommon numbers are opposite to each other. अब यहाँ पर uncommon numbers कौन कौन से हैं? 1 and 6. तो जब 2 नंबर कॉमन होंगे तो अनकॉमन नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जब भी 2 कॉमन नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी 2 कॉमन नंबर वाला सिचुएशन गिवन होगा, हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किसके लिए पूछा जाएगा? अनकॉमन नंबर्स के लिए पूछा जाएगा। अगर कॉमन नंबर्स के लिए पूछा जाता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, अब यहां तो हमने क्या हमारा क्लियर हो गया कि 1 का जो अपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो अनकॉमन नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1 का अपोजिट नंबर क्या होगा? 6 होगा। अब 2 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है, 5 या 3, कुछ भी, ठीक है। अगर हमसे यहां क्वेश्चन पूछा जाए, इफ वी हैव आस्क्ड दैट विच नंबर इज ऑपोजिट टू 2, अभी तो हमारे पास अनकॉमन नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए हमने लॉजिकली आंसर दे दिया कि भाई 1 का अपोजिट नंबर 6 हो गया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा, तो अब 2 का अपोजिट नंबर हम कैसे बता सकते हैं कि सर 2 का अपोजिट नंबर तो 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर। ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। अगर 2 नंबर्स कॉमन हैं और उन कॉमन में से किसी एक नंबर का अपोजिट नंबर पूछा जाता है, तो हमारा आंसर कांट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शंस इस तरह से हैं तो। थ्री 5 6 कांट बी डिटरमाइंड, तो हमारा आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस थोड़े से बदल जाएं, यहां पर 2 का अपोजिट पूछा है, तो एक तो हो गया 1 और एक हो गया 4। अब पॉसिबल हो सकता है आंसर देना, भाई कांट बी डिटरमाइन तो ऑप्शन में है नहीं, 1 का अपोजिट नंबर 6 है ये तो हमें पता है, 2 का अपोजिट नंबर क्या हो सकता है कि भाई 2 का अपोजिट नंबर 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 तो एडजेसेंट में है, या तो 5 होगा या 3 होगा। 5 इज नॉट इन द ऑप्शन, तो पॉसिबली 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा? 3 होगा। तो मैंने आपको सभी तरह से सिचुएशन बता दी। अगर 2 नंबर कॉमन आते हैं तो अनकॉमन नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और क्वेश्चन अनकॉमन नंबर्स के लिए ही पूछा जाता है। 1 का अपोजिट नंबर 6 हो गया, बता दिया। अगर क्वेश्चन कॉमन नंबर्स के लिए पूछा जाता है तो आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर दोनों ही ऑपोजिट नंबर जो हैं, भाई जैसे यहाँ पर 2 ही मिसिंग नंबर हैं, एक तो 3 और एक 5, अगर दोनों ही ऑप्शंस में गिवन है तो फिर आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। लेकिन दोनों में से अगर एक ही ऑप्शन में गिवन है तो फिर हमारा आंसर वही होगा। तो ये जनरल डाइस की सिचुएशन थी।
अब जो टाइप्स डिवाइडेड हैं उनमें केवल पोजीशंस इंक्रीज होती है, सिचुएशंस इंक्रीज होती हैं। ये जनरल डाइस की सेकेंड टाइप था जिसमें 2 सिचुएशन गिवन थी। 2 टाइप के हमने क्वेश्चंस पढ़े, जब एक नंबर कॉमन गिवन हो, और सेकेंड सिचुएशन जब 2 नंबर कॉमन गिवन हो, when 1 number is common and when 2 numbers are common. Now the third situation. थर्ड सिचुएशन में डाइस की 3 सिचुएशंस हमें गिवन होती है थर्ड टाइप में। फॉर एग्जाम्पल, which number is opposite to 6? हमें 6 का ऑपोजिट नंबर पूछा है। Three situations are given. 3, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 6, 2, 6, 5. तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमसे क्या पूछा है, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 6? कौन सा नंबर 6 का ऑपोजिट होगा? तो अब आप देखो कि 6 का ऑपोजिट नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। भाई आप चेक करो कि कोई, देखो सिचुएशन 3 गिवन हो, चाहे 4 गिवन हो, चाहे 5 गिवन हो, कितनी भी सिचुएशन गिवन हो, वैसे 4 से ज़्यादा सिचुएशन गिवन नहीं होती है, तो चाहे 2 सिचुएशन हो, चाहे 3 सिचुएशन हो, चाहे 4 सिचुएशन हो, हमें क्या करना है, केवल वही सिचुएशंस यूज़ करनी है जिनसे हमारा आंसर निकल सकता है। बाकी सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, उनका हमें काम भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों सिचुएशन से हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि दोनों में एक नंबर कॉमन आ रहा है, दैट इज 6। इन दोनों सिचुएशन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इनसे हम नहीं बना सकते, है ना। या फिर हम फर्स्ट और लास्ट सिचुएशन को यूज कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट और लास्ट सिचुएशन में 2 नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, यहाँ और ज़्यादा इजी हो गया। अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई जब 2 नंबर कॉमन आते हैं तो अनकॉमन नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब 5 और 2 कॉमन है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया कि 6 का अपोजिट नंबर क्या होगा? 1 होगा। तो चाहे सिचुएशन 3 गिवन हो, चाहे 4 गिवन हो, चाहे 2 गिवन हो, वी नीड टू फाइंड आंसर बाय यूजिंग 2 सिचुएशंस। हमें केवल 2 सिचुएशन यूज करके आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो टाइप 3 में 3 सिचुएशंस गिवन होती। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क। कौन सा नंबर है जो क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस होगा? अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है? Three situations are given. 2, 4, 3, 1, 5, 2, 6, 1 क्वेश्चन मार्क। 2 सिचुएशन हमें कंप्लीटली गिवन है, लास्ट सिचुएशन में क्वेश्चन मार्क गिवन है।
अब अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, दोनों में कॉमन आ रहा है 2 4 3 2 1 5, 4 का अपोजिट 1 होता है, 3 का अपोजिट 5 होता है, और 2 का अपोजिट जो है 6 होता है। अब यहाँ हमें गिवन है 1 और 6, तो देखो 6 का अपोजिट 2 है, तो 2 तो इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर नहीं आएगा क्योंकि वो तो 6 के अपोजिट वाले फेस पर जाएगा, और 1 का अपोजिट 4 है तो वो 1 के अपोजिट वाले प्लेस पर आएगा। तो इस प्लेस पर 2 ही नंबर्स रिमेनिंग है, या तो 3 या 5। अब अगर ऑप्शन में 3 और 5 में से एक ही नंबर है तो हम इजीली टिक कर देंगे कि भाई अगर ऑप्शन में 3 ही गिवन है तो 3 आएगा, 5 ही गिवन है तो 5 ही आएगा। ये तो डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दिए, लाइक ऑप्शंस आर 4 5 4 5 2 3, ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए। अब 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, अब हम क्लियर नहीं है कि भाई क्या आएगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में वी नीड टू फॉलो द ओपन डायग्राम कंडीशन। हमें क्या है, फिर वो ओपन सिचुएशन बनानी पड़ेगी, उसी से हमारा आंसर आएगा। मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। कॉमन ब्लॉक में कॉमन नंबर, इन दोनों सिचुएशन में कॉमन नंबर क्या है 2, तो 2 हमने यहाँ फिल कर दिया। 2 से हमने क्लॉकवाइजली फिल किया 4 और 3, ये 4 ये 3, फिर 2 से क्लॉकवाइजली फिल किया तो 1 और 5, और 6 जो है वो इस जगह आ गया। वही सिचुएशन है, 2 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 1 और 5 का अपोजिट 3। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो 6 और 1 आप देखिए क्लॉकवाइज है, 6 के बाद 1, यहाँ भी 6 के बाद 1 क्लॉकवाइज है, अगला जो फेस आ रहा है वो भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो 1 से अगर हम क्लॉकवाइजली आगे मूव करेंगे तो यहाँ कोई फेस आना चाहिए। तो अब आप देखिए ये जो 5 और 3 हैं ये दोनों क्या हैं, मूवेबल हैं। मूवेबल का मतलब मैं 5 और 3 को कहीं भी अरेंज कर सकता हूं। 5 can be adjust with 4, can be adjust with 2, can be adjust with 1, can be adjust with 6। 5 कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, बट ओनली ऑन द लेफ्ट साइड। वो लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे तक किसी भी नंबर के साथ एडजस्ट हो सकता है। सेम 3 भी कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, 3 को भी हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों अपनी अपनी साइड में कहीं भी ऊपर से लेकर नीचे तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी भी नंबर के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, बट ओनली इन द सेम साइड। तो हमने क्या किया, 5 को तो चलो वहीं रहने दिया, 3 को हमने 2 के एडजेसेंट से उठाकर 1 के एडजेसेंट में रख दिया। अब देखिए 6 और 1 के बाद क्लॉकवाइजली रोटेशन में कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। भाई क्वेश्चन मार्क भी तो 1 के एडजेसेंट में आ रहा है क्लॉकवाइज, उधर क्लॉकवाइज 1 के एडजेसेंट में 3 आ रहा है। सो द आंसर बिकम्स 3। दिस इज कॉल्ड टाइप 3 क्वेश्चंस। अगला टाइप 4, कुछ नहीं होता ज़्यादा, केवल एक सिचुएशन बढ़ जाएगी। टाइप 4 में 4 सिचुएशंस आएंगी। क्वेश्चन, विच नंबर is opposite to 3? 3 का opposite नंबर क्या है? We have given 4 situations. Doesn't matter. 3 6 1, 2 5 4, 5 3 1, 3 2 6। ये 4 सिचुएशन हमें गिवन है। अब जैसा मैंने आपसे कहा, हमें केवल वही 2 सिचुएशन यूज़ करनी है
जिनसे हमारा आंसर निकल जाए बस। बाकी दो सिचुएशन से कोई मतलब नहीं। हमें 3 का अपोजिट नंबर देखना है। कोशिश किया करो कि कोई ऐसा पेयर फाइंड करने का जिसमें 2 नंबर कॉमन आ जाए और अनकॉमन जो नंबर हो वो ये हो जो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो उससे हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो अब जैसे कि हम देखें 2 नंबर कॉमन, 6 और 3 कॉमन, 6 और 3 कॉमन, तो 1 का अपोजिट 2 हो रहा है, बट हमें तो 3 का अपोजिट नंबर चाहिए। कहीं भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई भी 2 सिचुएशन आप यूज़ कर लो, ये दोनों सिचुएशन यूज़ कर लो। यहाँ पर हमने देखा 5 कॉमन है, 5 से क्लॉकवाइज 4 2, यहाँ भी 5 से क्लॉकवाइज 3 1, तो 5 का अपोजिट तो 6 हो गया, 4 का अपोजिट 3 हो गया और 2 का अपोजिट 1 हो गया। वही आया था अभी कि भाई 6 और 3 कॉमन है, तो 1 किसका अपोजिट हो गया, 2 का। वही यहाँ पर है, तो 1 का अपोजिट 2 हो गया, ठीक है। अब टाइप 5, ये हमारा लास्ट टाइप है। टाइप 5 के जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारा लास्ट काइंड है। इसमें क्या होता है, हमें अनफोल्डेड सिचुएशन गिवन होती है और उसका फोल्डेड सिचुएशन हमें बताना होता है। लाइक क्वेश्चन में हमें अनफोल्डेड सिचुएशन गिवन है, ठीक है। टू 1 4 6 5 3, दिस इज अनफोल्डेड सिचुएशन। अब हमें ऑप्शंस में क्या है, फोल्डेड सिचुएशन गिवन है, 6 3 2, थ्री 1 5, 6 2 4, 2 3 4। अब ये 4 फोल्डेड सिचुएशन गिवन है। 1 इज अनफोल्डेड, क्वेश्चन में जो है वो अनफोल्डेड सिचुएशन है और चारों ऑप्शंस में फोल्डेड सिचुएशन गिवन है। व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू फाइंड दैट विच ऑप्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन। ये जो ओपन सिचुएशन है इसको फोल्डेड करने के बाद कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंटिंग है। मैंने आपको बता रखा है कि ओपन सिचुएशन में ऑल्टरनेट फेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और ऑपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिखते। डाइस में ऑपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो 2 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 3 है और 1 का अपोजिट 6 है। तो अगर 1 दिखा हुआ है, 1 इज शोइंग, then 6 is not showing, 5 is showing, then 3 is not showing, 2 is showing, then 4 is not showing। ये होता है हमारा फोल्डेड सिचुएशन में। अब देखो यहाँ पर 6 शो हो रहा है, 6 का अपोजिट 1 है, 1 शो नहीं हो रहा, 3 शो हो रहा है, 3 का अपोजिट 5 नहीं शो हो रहा, 2 शो हो रहा है, 2 का अपोजिट 5 नहीं शो हो रहा, 4 नहीं शो हो रहा। यहाँ 5 के साथ 3 शो हो रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ 4 के साथ 2 शो हो रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ 4 के साथ 2 शो हो रहा है, भाई 4 है, 4 के साथ 2 एडजेसेंट शो हो रहा है, बट यहाँ तो ऑपोजिट है। अगर 4 शो होता है तो 2 शो नहीं होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये है टाइप 5 जिसमें ओपन सिचुएशन गिवन होती है और हमें बताना होता है कि कौन सा फोल्डेड सिचुएशन करेक्ट है। उसके लिए आपको केवल ऑल्टरनेट फेस चेक करने हैं, जो ऑपोजिट होंगे वो एक साथ नहीं दिखेंगे। अगर 5 और 3 एक साथ दिखे तो वो रॉन्ग हो गया, 6 और 1 एक साथ दिखे तो वो रॉन्ग, 2 और 4 एक साथ दिखे तो वो रॉन्ग, जहाँ नहीं दिखेंगे वो करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये है हमारा डाइस टेस्ट। थैंक यू।